नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर यूँ तो तमाम तरह की आज संगोष्ठियाँ हो रही होंगी, कई तरह के सेमिनार्स हो रहे होंगे और शायद सबसे ज़्यादा चर्चा पर्यावरण पर आज के दिन हो रही होगी। कई लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये मात्र एक औपचारिकता करके एनवायरनमेंट डे को निपटा दिया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और यूँ तो वो एक साइंटिस्ट हैं, इस वक्त स्टेट में यूसेक के डायरेक्टर हैं। लेकिन हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि पिछले 50 या 100 सालों में विज्ञान ने बहुत तेज़ी से तरक्की करी। हमने अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को साइंटिफिकली समझना, डिकोड करना तो शुरू किया, लेकिन अपने पूर्वजों के मुकाबले हमारा जो संबंध हमारी नदियों, पहाड़ों, ग्लेशियर्स और पर्यावरण से था, वो संबंध कैसे बदलता चला गया और कैसे हमारे पुरखे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या फिर ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड न होने के बावजूद भी हमसे बेहतर रिश्ता अपने पर्यावरण से बनाए रखते थे। इसी तमाम मुद्दों के साथ में उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर MPS बिष्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि एनवायरनमेंट डे के मौके पर हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं और साइंटिफिकली हमने भले ही बहुत सारी प्रोग्रेस करी है पिछले 100 सालों में। हमने फेनोमिना बहुत अच्छे से समझना शुरू किया कि ग्लेशियर्स में जो हलचल हो रही है वो क्यों हो रही है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण क्या है, और इन तमाम चीज़ों पे बहुत साइंटिफिकली हम लोगों ने उसको डिकोड करना और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनाना शुरू किया। लेकिन जो रिलेशन हमारे पुरखों का अपने जंगल से, अपनी ज़मीन से और पर्यावरण से रहा है, वो कैसे डिटोरिएट हुआ है, इसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, पर्यावरण जो शब्द है, सीधा सीधा मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पर नहीं जा रहा हूँ, पर आपके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसकी समझ, उसकी नॉलेज, और हालांकि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद होता है, और जितने आपको ज़्यादा तजुर्बा होगा उतने ज़्यादा आप पर्यावरण के बहुत नज़दीक, उसकी समझ के बहुत नज़दीक जाते जाएंगे। मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा अपने जीवन के पिछले 32 सालों के तजुर्बे से, जो मैंने हिमालय पे ट्रैवल किया है और कुछ सीखा है गांव के लोगों से भी। और मेरे हमेशा जो शिक्षक रहे हैं वो सबसे पहले मेरे बुज़ुर्ग, मेरे गांव के लोग रहे हैं। मेरी माँ रही है, फिर मेरे दादाजी रहे हैं, तो जिनसे मैंने छोटी छोटी बातें सीखी हैं। लेकिन जब मैं एक साइंस का स्टूडेंट बना, भूविज्ञान का छात्र, और धीरे धीरे मैं इसकी गहराइयों पे आगे बढ़ता गया, तो समझ आया कि हमारे पूर्वजों ने तो ऑलरेडी इतना बड़ा रिसर्च किया हुआ है और उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और फिर उसको हिसाब से अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो मैं समझता हूँ कि उससे बढ़िया वैज्ञानिक पर्यावरण के प्रति जो चिंतन करने वाला दूसरा कोई हो नहीं सकता। और मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि अभी मैं 2019 में, पर लेटेस्ट, क्योंकि बीच में कोविड था तो ज़्यादा जा नहीं पाया, लेकिन हाँ, कोविड में भी कुछ तजुर्बे हुए, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। 2019 में मैं जब मानसरोवर के लास्ट रूट पे जा रहा था, पिथौरागढ़, तो एक स्थान पे जाके मैं रुका और जस्ट सामने गांव के पास एक दूसरा गांव था, पहाड़ के उस तरफ दूसरे ढाल में। तो उसको देख के बड़ा चिंतित हुआ कि यार ये लोग जो हैं कैसे करके इस जगह पे रह रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, वो गांव ऐसी स्लोप में मकान आड़े तिरछे हो रखे थे जी। तो मैंने बगल में एक चाय वाले थे, उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब, ये सामने गांव का नाम क्या है, ये किसका गांव होगा? कहने लगे साहब आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं देहरादून से आया हूँ, अंतरिक्ष विज्ञान का निदेशक हूँ, थोड़ा बताएंगे किसका? बोला साहब आप देहरादून से आए तो ये तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उत्तराखंड सरकार में, यांकी साहब। अच्छा। और उनका गांव है। तो आई फील वेरी स्ट्रेंज। मैंने कहा ये तो हमारे PWD सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, अरे बड़े ज्ञानी आदमी हैं, एंड मैं उनको बड़े भाई की तरह ट्रीट करता हूँ। मैंने इमीडिएटली वहाँ से फ़ोन कॉल किया एंड मैंने कहा भाई साहब मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, पता है आपके गांव से। बोला यार तू महेंद्र वहाँ गया है, तू तो यार एक काम कर,
मेरा जो सामने गांव है ना, मैंने कहा क्या गांव है? बोला पांगू। मैंने कहा कह रहा है उस गांव में जो है ना मकान ज़रा टूट रहा है, ये हो रहा है, ज़मीन खसक रही है, तो थोड़ा उसकी रिपोर्ट मेरे को ला के दे। अच्छा। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताऊँ आपको? बोला क्या? मैंने कहा आपके गांव का नाम क्या है? बोला पांगू। मैंने कहा आपको पांगू का मतलब पता है? कहने लगे नहीं तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा पांगू क्या मतलब। मैंने कहा पांगू का मतलब पहाड़ में भूस्खलन वाला क्षेत्र, पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी भाषा में उसको हम जैसे हम पहाड़ में कहते हैं ना जी रवाड़, जी, बगड़, हम्म, है ना, हाँ, ऐसे कुछ टर्म्स हैं। सिरो बगड़ जैसे, शेरो बगड़, जी, कालदू बगड़, कालदू बगड़, है ना, जी, ऐसे कई बगड़ हैं। हम्म, और एक जगह है तपोवन में, जी, बल्कि चन्नी प्रसाद भट्ट जी को आप जानते होंगे, जी, इट्स वेरी गुड पर्यावरण, मतलब अपने आप में एक नाम है। जी, तो उन्होंने मेरे को कहा बेटा, एक दिन उनसे भी डिस्कशन हुआ, तो मैंने कहा ताऊ जी कि तपोवन के ऊपर एक गांव है और उसका नाम है रेगड़ी। रेगड़ी, हाँ। अच्छा, अब मैंने जब उस पर स्टडी कर रहा था, क्योंकि तपोवन जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आई, तो ठीक उसके ऊपर एक गांव है रेगड़ी। तो मैं उसको पूरा एरिया को, क्योंकि मैं भूविज्ञान का छात्र हूँ और मैं बाहर की सतह को पहले पढ़ा, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ हार्ट कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो जो चेहरा बता रहा है धरती का, वो उसके अंदर की दर्द को बयां कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा ये रेगड़ी, सर मैंने कहा ये रेगड़ी शब्द ऐसे नहीं लिखा हुआ लोगों ने, और रेगड़ी का मतलब हो जो रेगड़ी गया, अच्छा, गढ़वादी में मेरा फिसल गया जो। जो, तो जो जगह फिसल रही है उस जगह के पास आप उसके नीचे टनल बना रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो हमारे टेक्नोक्रेट से, हमारे जो इंजीनियर से, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको ये देखना चाहिए था कि सराउंडिंग में पुराने लोगों ने ये नाम रखे तो क्यों रखे होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, नाम से ही आधी चीजें तो क्लैरिफाई हो जाती हैं। करेक्ट करेक्ट, मेरा कहने का मतलब है आप किसी भी नाम पे चले जाइए, हमारे पहाड़ों में ऐसे हजारों नाम हैं जिनका सीधा सीधा अर्थ जो है भूविज्ञान में एक उसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो, जब हिंदी भाषा विज्ञान एवं तकनीकी की भारत सरकार में कभी हम लोगों की गोष्ठी होती है, तो जियोलॉजिकल डिक्शनरी बनती है। अच्छा, विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार। तो दे इनवाइटेड मी, तो वहाँ एक हमारे पुराने प्रेमानंद चंदौला जी थे डॉक्टर, तो वो बड़े इंटेलिजेंट थे, उनको शब्दों का बड़ा ज्ञान था। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो विज्ञान की बात करते हो और सब उसको मीनिंग डिफाइन करते हो, कभी आपने हमारे पहाड़ के शब्दों की शब्दावली को भी देखा है? तो ये सरप्राइज टू नो कि मैंने उनको 95 वर्ड्स दिए। 95 वर्ड्स, अच्छा, दैट वर्ड्स डायरेक्टली इंडिकेट समथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की। अब जैसे और ये 95 शब्द ये गढ़वाली भाषा के, यस, टिपिकल गढ़वाली भाषा के शब्द। अच्छा, हाँ, तो अब मतलब जैसे हम एक बात कहते हैं कि साहब वो खाल है ना, खाल, हाँ, चौरी खाल, फलाना खाल, सब्दार खाल, पौ खाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खाल? तो खाल इज ए जियोलॉजी, जो हमारे शब्द है शब्दावली, उसको हम शैडल बोलते हैं। शैडल, इट इज जस्ट लाइक ए यू शेप, है, सेम रीज है, इसमें एक कट है, इसका एक ड्रेनेज इधर से होगा, एक ड्रेनेज सिस्टम इधर से होगा, बट इट इज सैडल बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ डिफरेंशियल इरोजन। मतलब यहाँ पे चीज़ एक ही है लेकिन कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से यहाँ पे इरोजन हुआ है। एक नदी यहाँ से बनी, एक नदी यहाँ से बनी, लेकिन ये रिज में एक क्रॉस कट है जो एयर पास करती है ना, जो एक घाटी से दूसरी घाटी में हवा को जाने का रास्ता देती है, मार्ग पर। आपने देखा होगा इन खालों में बहुत तेज हवा चलती है। हाँ, बिल्कुल, आगरा खाल में बहुत, जितनी मतलब आप खड़े हो जाइए तो आपको हवा की सनसनाहट होगी। तो देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और कितनी बारी। और आप अगर आप साइंस करना चाहे इस पे, तो दीज आर द ओनली प्लेस वेयर यू कैन पुट दी विंड मिल्स। अच्छा, यस, क्योंकि मैक्सिमम विंड की वेलोसिटी आपको वहाँ मिलेगी। तो देखिए साइंस का संबंध हमारे इन शब्दों से कैसे है, और अगर इस शब्दों की गूढ़ता को हम समझें तो हम विज्ञान में बहुत आगे प्रांगत हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ये, और इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं केदारनाथ जी का, तो मैं अभी हाल ही में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारे लोगों के लिए है भी बहुत अच्छा कि केदारनाथ को एक अच्छा स्वरूप दिया जाए। लेकिन मेरा अपना ये मानना था कि केदारनाथ को स्वरूप देने से पहले उसकी कम से कम जो भौगोलिक, उसका जो फेस है
उसको समझ लेना चाहिए। हम्म, उसमें जो एवलांच शूट्स हैं, उसमें जो एम्फी थिएटर लाइक सर्क बने हुए हैं, उन सर्क से जो आइस का मूवमेंट है, वो जब तक उन चीज़ों को, वो नाम जो रखे गए हैं उन जगहों के, केदार का मतलब जानते हैं आप? केदार का मतलब होता है हमारे दलदल। अब आप देखिए, ओह, सीधे सीधे एक्सप्लेन कर रहा है कि दो ग्लेशियरों के संगम पे जो आउटवाश प्लेन था, जिसको हम जियोलॉजिकल भाषा में आउटवाश प्लेन कहते हैं, जी, जो आउटवाश मतलब दो ग्लेशियर आ रहे हैं और अपना सारा खूब सारा सेडिमेंट ला रहे हैं, फाइन सेडिमेंट्स, और प्लस पानी आइस मेल्ट के लिए आ रहे हैं, तो वो पूरा दलदल होगा। और उस दलदल में एक कोई इरेटिक बोल्डर जैसे कोई आके ट्रैप हो गया, जिसको बाद में जब वो दलदल, क्योंकि केदार और आदि गुरु शंकराचार्य ने देखा कि इस दलदल में एक सुंदर सा पत्थर शिवलिंग का आकार लिए हुए जो भी है, तो उसको उन्होंने माना और आस्था से जोड़ा, और आज वो जो है केदारनाथ हो गया। नाथ हो गए ना, जी, तो उस केदार के। जी, तो ये कुछ मतलब ये कुछ शब्दावली हैं हाँ, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे विज्ञान में, और हमारी जो नई पीढ़ी है उनको मेरे समझ से इसको समझना चाहिए जी। कि इनका और उपयोग ये कैसे शब्दों करें, की- शब्दों और की- इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। हाँ शब्दों की भी जो सर आपने बात की, जैसे आपने खाल का ही उदाहरण दिया, हाँ तो हमारे मुझे भी याद है जब हम छोटे थे और रास्ते में अगर कुछ कभी आगरा खाल, ऋषिकेश से टिहरी जाते हुए अगर आगरा खाल में भी कुछ देर के लिए रुकना होता था, तो बहुत चुनिंदा दुकानें थी और खाल पर जो है उस धार पे गांव या घर नहीं होते थे, मतलब दूर होते थे या नेवर उसमें होते नेवर थे। नेवर नेवर। लेकिन अब हम लोगों ने मतलब मार्केट वजह से या तमाम कारणों से वो जो बिल्कुल ही ऐसा अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन शुरू कर मैं दिया है। आपको दो बातें कहता हूँ जी, कि एक शब्द है हमारे पहाड़ों में, सिलपाख। हम्म, तो सिलपाख मतलब एक इलाके को बोलते हैं हमारे यहाँ जी, कि सिलपट्टा छनी। सिलपट्टा मीन्स यहाँ हमेशा सीलन रहती है, अच्छा, मॉइस्चर रहता हाँ, है, ह्यूमिडिटी रहती है, जी, और उसका जो इम्पैक्ट है वहाँ की लाइफस्टाइल में भी है, हम्म, जीवन शैली में भी है। जहाँ ठंडा होगा ना, वहाँ आदमी थोड़ा सुस्त होगा, लिथार्जिक होगा, धीरे धीरे काम करने वाला होगा। जहाँ गर्मी होगी ज़्यादा जल्दी, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, जैसे होता है ना, हाँ, वो वाला है। लेकिन आप देखेंगे उस इलाके में जो वेजिटेशन है, हम्म, मॉइस्चर है, अच्छा, जब हमने सिलड़ पाक कहा उसको, हम्म, तो हमको सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि यहाँ ह्यूमिडिटी है, यहाँ अखरोट के पेड़ लगाए जा सकते ओके, हैं, यहाँ अमरूद के पेड़ लगाए जाते हैं, हम्म, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर रिटेन सॉइल का इम्पैक्ट है ना। तो दिस इज, अगर हम इसको अदर भाषा में, दूसरी भाषा में कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लोप एस्पेक्ट। हम्म, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड स्लोप एस्पेक्ट इन द लोकल डायलेक्ट ऑल्सो। हम्म, तो आप परफेक्ट अपना जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है हम्म, वो कर सकते हैं, हम्म। उस तरह से कर सकते हैं। और सर भाषा से इतर, जैसे ये भाषा की बहुत बारीक बात आपने बताई, हाँ ऐसे ही लाइफस्टाइल में भी नज़र आता था। जैसे पुरखे हमारे ये बात कहते थे कि अगर कभी पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे जाओ तो कभी जोर से एक दूसरे को आवाज़ ना लगाओ, कभी बहुत। सीटियाँ ना बजाओ। करेक्ट। और आज स्थिति ये है कि हम लोग केदारनाथ में डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से अपनी सवारियों को उतारने के लिए तैयार हैं। हाँ तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, ये कितना मतलब हमको पर्यावरण से जो रिश्ता, हमारे पहाड़ों से, जंगलों से जो रिश्ता था, उसके बारे में ये क्या इंडिकेशन देता है? दरअसल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी है। जी, जैसे हम लोग का एक फॉरेस्ट एक्ट होता था हाँ, या कुछ था कि भाई आप जंगल में, या लोगों का कहना था, हालांकि देखिए उसमें जैसे हम बोलते हैं ना पहाड़ों में एड़ी अछाड़ी, एड़ी अछाड़ी, अछाड़ी ना, अछरी, जो अछरी, जी, तो बुग्यालों में हम्म, जो हाई एल्टीट्यूड पास्चर लैंड्स हैं, हम्म, जिनको हम बुग्याल कहते हैं, है ना, या मीडोज, जी, तो इन बुग्यालों में जनरली कहा जाता था कि भाई अकेला नहीं जाना, हम्म, एड़ी अछाड़ियों का जो है हर लेती है आपको हर अछाड़ी। लेती है। जी, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कंजर्वेशन से, हाँ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है, जी, इस पे बड़े बृहद रूप से काम भी कर रहा है कि हमारे जितने भी ऐसे संरक्षित क्षेत्र थे जिनको हमने ऐसी मान्यताओं के साथ जोड़ा है, जैसे मैं अभी आपको बोलूँगा कि हाट कालिका का मंदिर के चारों तरफ जो जंगल है, इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड, नो वन कैन टच इट। और जैसे हमारा ये लैंसडाउन में और इधर दीवा डांडा, पौड़ी जिले में एक जगह है, वहाँ बांज का जंगल है। कुछ जंगल ऐसे हैं
जिनको संरक्षित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करी है और उनको उन्होंने हमारे धर्म से और इस तरह की बातों से जोड़ दिया कि लोग भाई देखो पीपल के पेड़ के नीचे उसको जो है भूत आता है, वहाँ नहीं रहना, लेकिन क्योंकि उसको संरक्षित करना था बरगद के पेड़ को। और आपको यकीन होगा आजकल वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि वाई दीज प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हमारा कार्बन सिंक है ना, एटमॉस्फेयर, जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान को बंद करने, कम करने का एक ही साधन है कि हम कार्बन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम करें। और उसके लिए जो है पीपल, बरगद और ये आम, इस तरह के जो ग्रीनरी है, जो डीप ग्रीन्स वाले, डार्क ग्रीन प्लेन है, इनकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो हाईएस्ट है। और इसीलिए इन वनों को, इनको संरक्षित किया गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोटद्वार से जब हम जाते हैं दुगड्डा से, और दुगड्डा से आगे एक जगह आता है ढाबकाल करके जगह है आगे, ठीक है, और फॉरेस्ट का बंगला, एक जगह आता है बंजा देवी। तो देखिए, जतो नामा ततो गुणा, अब बंजा देवी, बांज के वृक्ष को देवी का रूप रख दिया गया। और मैं तो आज 50-60 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे दादा परदादा जी के ज़माने से उस बांज के पेड़ के इर्द गिर्द एक मेला होता था, और आज भी होता है बंजा देवी का मेला। और आप देखिए कि साल फॉरेस्ट के अंदर, साल फॉरेस्ट जो है बहुत नीचे लो एल्टीट्यूड का प्लांट है, उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत बांज का वृक्ष है। तो प्रकृति का एक वो है। और उसको लोगों ने कहा कि यार इस साल के अंदर बांज के जंगल, इसको बचाया जाए, और इसको देवी का रूप दे दिया। इट बिकम्स बंजा देवी, है ना। ताड़केश्वर का मंदिर है, अगर आप कभी जाए लहसुन से 30-32 किलोमीटर मैंने देखा है। और उसके अंदर जो देवदार का वृक्ष है, वहाँ आप एक पत्ती भी नहीं तोड़ सकते। और 5 बजे के बाद आपके लिए हिदायत है कि आप कंपाउंड से बाहर चले जाएं। समझ गए ना। तो ये जो हमारे संरक्षित वन है, लगभग अकेला पिथौरागढ़ जिले में 140 संरक्षित वन है। और थोड़ा सा सर हमारे ऑडियंस को इस देवबन का जो पहाड़ों में वो रहा है, हाँ, उस पे भी थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, ये देवबन भी एक, जो मैं आप वनों के बारे में आपसे बता रहा हूँ, ये देवबन भी बेसिकली जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने का एक मेथड था, उसको बाद में हमने या लोगों ने कहा कि ये देवबन है, क्योंकि देवताओं से जोड़ दिया। लाटू देवता का देवदार का बहुत बड़ा वृक्ष, और जोशीमठ में जो है क्या कहते हैं उसके लिए, आपका शहतूत का पेड़ है, जिसके बोलते हैं कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य ने उसके नीचे तपस्या करी थी। तो कम से कम 30-32, मतलब एक बार हम छोटे थे, बल्कि छोटे क्या थे, 1985 की बात है, हम 13 लोगों ने उसको हाथ लगाया, फिर भी उसका गर्त पूरी नहीं हुआ। तो इतना बड़ा वो एक है, और वो संरक्षित है, और वो शहतूत का है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि देवदार ही देवबन होगा। जो एक इरेटिक ट्री कहीं पर हो गया है, अनायास ही किसी जगह पे अलग से नया पैदा हो गया, उसको बचाने का, संरक्षण करने की तरीका अपनाया लोगों ने। तो कहीं पर देवदार है, कहीं पर थुनेर है, कहीं पर साल है, कहीं पर बांज है। और जो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ दीवा डांडा का, मतलब किंवदंती है, इट्स नॉट फैक्ट, बट उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक बताऊँगा मैं आपको, कि बांज का जंगल पे उनको ये बोला जाता है कि इस बांज को काटना नहीं, क्योंकि इससे खून आता है। अच्छा, हाँ, लेकिन व्हाट इज दैट खून? समबडी आस्क मी, यू आर ए जियोलॉजिस्ट, मैंने कहा यस आई नो, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन कंटेंट ओवर देयर, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो उसकी मतलब वाटर कंटेंट में उसके साथ जो है वो जो रेडिशपन आ गया, तो जब उसकी खाल निकालते हैं तो उसका रेडिशपन नज़र आता है। बट क्या था ना, उन्होंने खून से जोड़ दिया, उन्होंने कहा जो करेगा उसका नुकसान होएगा, है ना। आपने एक पेड़ काटा, इसका मतलब एक आदमी काट दिया आपने, इसलिए आपके घर में होगा। तो उसको संरक्षित करने का तरीका, तो बांज को संरक्षित करने का तरीका, चीड़ को संरक्षित करने का तरीका, ऐसे देवदार को संरक्षित करने का, ये हमारे यहाँ से पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। और देखिए, ये सारी लोक से निकली हुई चीज़ें हैं, मतलब किसी बिल्कुल किसी यूरोप के किसी देश में हुई संधि से निकली हुई चीज़ नहीं है, ये हमारे को परंपरागत। हालांकि उसमें ये ज़रूर है कि उसमें कुछ अंधविश्वास भी रहे, जो कि जैसा कि कई बार होता है कि इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं तो थोड़े बहुत अंधविश्वास भी पैदा करती हैं, लेकिन
वो अंधविश्वास ऐसे हैं जो हमको पर्यावरण के और हमारे कुदरत के शायद नज़दीक ही लेकर जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि उसमें इस पेड़ को छेड़ना नहीं है, इससे खून आता है, या इस तरह की बुग्यालों में जाने की बात है कि वहाँ आछरियों की बात कही जाती है कि परियां वहाँ से हर लेंगी। वो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ताकि मिनिमम इंटरफेरेंस जो है इस तरह की जगहों से बना करे। सर ऐसे ही कुछ और अगर आपको ध्यान आते हो कि हमारे पूर्वजों की लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ और उदाहरण अगर आपको ध्यान आते हों कि जो इस एनवायरमेंटल नज़रिए से और नज़दीक थे वो पर्यावरण के, या और ज़्यादा कद्र करते थे हम लोगों से कहीं ज़्यादा, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनकी लाइफस्टाइल से हमें प्रेरणा की तरह से लेनी चाहिए, हमें आज भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुरखे ऐसा करते थे या कहते थे तो क्यों कहते थे? देखिए, इस पे बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। मैं जब बहुत छोटा था जी तो अपने गांव के ऐसे शौक किया, मेरे को घूमने का बड़ा शौक था। तो गांव के दादाजी, मेरे पापा तो आर्मी में थे, जी पर उनके साथ में जंगल चल जाया करता था। हम्म, तो उन्होंने कहा भाई आज चलना है, सब लोगों को मालू के जंगल चलना है, मालू के पत्ते लाने हैं। मालू एक ऐसा पत्ता है जिसको हम लोग पत्तल, जिसमें पत्तल बनते खाना हैं, उना बनाया जाता है। जी तो उस ज़माने में गोठ बनती थी हमारे यहाँ। गौशालाएँ, मतलब गौशालाओं से बकरी को, गायों को कभी इस खेत में, कभी उस खेत में, कभी उस खेत में, तो बांस के और मालू के पत्ते और एक छड़ी, मतलब एक घास होती है, जी इसको मिक्स करके, जैसे कांस की घास होती है, इसको मिक्स करके एक मतलब शेल्टर बनाया जाता था। तो इसको हम बोलते थे गोट। और ये गोट शिफ्ट होती थी, कभी इसका घर में, कभी इस खेत में। तो उसके लिए जंगल जाया जाता था। अब मेरे को बचपन की वो सारी चीज़ें याद थी, और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं शहरों में हूँ, किसी भी पार्टी में जाते हैं, वो पहले तो थर्मोकोल की प्लेटें चल रही थी, अलग अलग किस्म की थर्मोकोल, डिज़ाइनर ये सो, और फिर आगे साहब वो एक पेपर की है, उसमें सिल्वर फॉयल लगी हुई है। दैट्स आल्सो वेरी डेंजरस। अब आप देखिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कितना खतरनाक है। ये जो गिलासेज हैं, है ना, तो अभी मैंने हाल ही में बहुत चिंतन मनन किया कि क्या किया जाए, रोज़गार कैसे महिलाओं को अपने स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे पर्यावरण भी बचाना है और अपनी महिलाओं को रोज़गार भी देना है। तो मैंने क्या किया, एक मशीन मंगाई दोना पत्तल बनाने की, अपने ओन एक्सपेंसेस से, अच्छा, जयपुर से। अरे वाह, और अभी हाल ही में मैं उसको अपने गांव में इंस्टॉल करके आया हूँ। अच्छा, और महिलाएं बड़े खूबसूरती से उन पत्तलों को बना रही हैं दोनों। और अब बल्कि 4 और 5 तारीख को कल मेला है धुमाकोट में, और वहाँ पे उनका स्टॉल भी लगेगा। अच्छा, तो उन्होंने ऐड भी मेरे को भेजा है कि जी हमने ये जो है बना दिया और हम इसको वहाँ सेल करने के लिए काउंटर लगा रहे हैं। तो अब आप देखिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से वो जो मालू का पत्ता, वो जो उससे जो हम खाते हैं ना, उसमें जो हम खाते हैं, और अगर हम एक सिंथेटिक सीट में बैठ के उसमें खा रहे हैं, टेस्ट का फ़र्क होगा, केमिकल्स का फ़र्क होगा, नेचुरल चीज़ें होंगी, उसमें हमें कुछ कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलेंगे, है कि नहीं। तो वो जो, और फिर दूसरी बात है इससे बायोडिग्रेडेबल, पत्ता ज़मीन में जाएगा, पत्ता गलेगा, खाद बनेगा, प्लास्टिक जाएगा तो नुकसान करेगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने गांव की पुरानी चीज़ों से सीखा है। और उसके बाद आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो आज क्योंकि अब स्टील, एल्युमिनियम, ये सो कांच की थालियों से बढ़िया इतने बारातों में बहुत यूज हो रहा है, तो क्यों ना इसको इस्तेमाल किया जाए, और उससे जो है रोज़गार भी होगा और हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा। और हमने वो जो पत्तल जो उस समय बनाने सीखे थे, हम जब वो छोटे छोटे 2 पत्तों को जोड़ के सिणका बोलते हैं हम लोग, ऐसे घास का तिनका निकाल करके उसको चारों तरफ से जोड़ते, तो वो पहले बनाते थे। अब थोड़ा मशीन से उसको सांचे के अंदर एक शेप कटोरी टाइप का, प्लेट टाइप का ऐसा बना देते हैं। तो सी वी लर्न दैट थिंग फ्रॉम देयर, उस जमाने में सीखा था, अब उसको यहाँ इम्प्लीमेंट के हिसाब से उसे थोड़ा सा और ऐसी पानी के लिए, पानी के संरक्षण के लिए सदियों पुराने छोया बोलते हैं हमारे, या ये हमारे नौला है ना, और कुमाऊं नौला बोलते हैं, गार्ड वो हमारा थोड़ा पंदेरा, तो ये कुछ लोकल वर्ड्स हैं। तो पंदेरा देखिए, अब दैट वर्ड मीन्स जहाँ पंदेरा होगा, पानी से पंदेरा बना हुआ है कि नहीं। ऐसी जैसे मैं अभी आपको कह रहा था ना कि शब्दों का नाम होता है। दुगड्डा के पास जाएंगे, वहाँ पे बहुत फेमस पानी है, बहुत पीते हैं लोग पानी, उस पानी को, तो उसका नाम है चूना पानी। अच्छा, Why it is चूना पानी? Because it is coming from the limestone. Okay.
समझ गए ना। हाँ। और लाइमस्टोन का पानी जो है हमेशा ठंडा रहता है। एंड मोस्ट जो हमारी धरती का जो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का रॉक है वो है लाइमस्टोन। इसलिए उसमें वहाँ पे 24 घंटे पानी दुगड्डा में आपको मिलता है, उसको चूना पानी बोलते हैं। ऐसे कई वर्ड हैं, मतलब बीच बीच में मेरे को दिमाग में आते रहते हैं, तो आई जस्ट नोट इट एंड देन टेल द पीपल कि भाई देखिए कि आज से नहीं, सदियों से लोगों ने कहा अगर आज चूना पानी है तो वन शुड नो देयर मस्ट बी सम चूना लाइमस्टोन, राइट। जी। तो हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, उससे पहले सर आपका जो सब्जेक्ट भी रहा है, लास्ट में हम हायर हिमालयाज़ पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ग्लेशियर्स पे आपका सब्जेक्ट ही रहा है। किस तरह के परिवर्तन हैं, कितना ज़्यादा चिंता का विषय है, और इसको भी इस नज़रिए से भी देखेंगे कि हम लोग गढ़वाल और कुमाऊँ यानी जौनसार उत्तराखंड में हम लोग जिन एरियाज़ में बसे, अगर कुछ नोमैडिक ट्राइब्स को छोड़ दिया जाए, जैसे कि द्रोणागिरी वाला इलाका हुआ या जहाँ का आपने जिक्र किया हयांकी सर का जो गांव था, उतनी हायर रेंज को अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा लोअर एरियाज़ में हमारी वसासतें ज़्यादा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ये पाते हैं कि उनकी समझ जो है हायर हिमालयाज़ को लेकर हमारे पूर्वजों की, वो शायद हमारी पीढ़ी से बेहतर वो उनकी समझ रही ट्रू, है। यू आर 100% राइट। देखिए हमारे जो जीवन यापन है, ख़ास तौर पे उत्तराखंड में, जो पहाड़ी, नॉट उत्तराखंड, ऑल हिमालयन स्टेट के जितने भी, मैं तो सबको मानता हूँ, इनका सीधा सीधा संबंध हमारे हिमनद और हिमालयन से है, ग्लेशियर से डायरेक्ट हमारी आजीविका उससे जुड़ी हुई है। चाहे हम अपने कल्चर की बात करें, चाहे हम अपने खान पान की बात करें, चाहे हम अपने रहन सहन की जो घर हैं उनकी बात करें, इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट ग्लेशियर्स पे है। और अब मैं, क्योंकि मैंने 10 साल इस पे काम किया है कंटिन्यूसली तिपरा ग्लेशियर में, और मैंने एक बात पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि जो रेडिकल चेंज जो ग्लेशियल के रिसेशन के बाद जो हमारे सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पहला इम्पैक्ट पड़ता है वेजिटेशन पे जी, दूसरा पड़ता है वहाँ की संस्कृति पे। अब उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप उससे समझ जाइए। वैसे पूरे हिमालय पे मैंने काफ़ी, मतलब अपने उत्तराखंड में लगभग 20-25 ग्लेशियर तो मैंने पूरे स्टडी किए हैं, परंतु जो एक मेन ग्लेशियर जो मेरा लास्ट था 2012-13 तक मैंने उस पर काम किया कंटिन्यूसली 2005 से, तो उसका नाम है तिपरा ग्लेशियर, वैली ऑफ फ्लावर का। और मैंने पाया इसमें कि एक तो ग्लेशियर का जो रिसेशन रेट है वो बहुत फास्ट है। अच्छा। इतना कि और कहीं नहीं है। और आप यकीन मानिए कि जो उसका स्नाउट बोलते हैं ना, जहाँ से नदी बनती है जी, वो एंड होता है ग्लेशियर का, वहाँ से मतलब हमको नीचे नदी बननी, मतलब वाटर में चेंज हो गया। उसके बाद उसका पीरियड होता है एब्लेशन जोन होता है, फिर उसके बाद एक्मुलेशन जोन बोलते हैं, जहाँ एक्मुलेट हो रहा होता है। चूँकि इसका एक्मुलेशन जोन बहुत कम रह गया है, अच्छा, तो एब्लेशन वाला जोन है वो धीरे धीरे पीछे खसकता जा रहा है। इतना रैपिडली जा रहा है, 3 साल के अंदर 800 मीटर एक साथ झटक गया। अरे बाप रे, 800 मीटर! यस, दिस इज स्ट्रेंज। और आई हैव द रिकॉर्ड विद ऑल बेट्स आई कैन शो टू एनीबॉडी एल्स, राइट। अब इसका इम्पैक्ट देखिए, मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ वेजिटेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियल रिसेशन ऑन वेजिटेशन, टॉपिक ही मेरा ये था। तो कैसे सक्सेसिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और यकीन मानिए कि उसी वैली ऑफ फ्लावर में एक प्लांट था जिसको हम पॉपुलस सिलिएटा बोलते हैं, उसका बॉटनिकल नेम, मतलब वो एक पॉपुलर की एक वैरायटी है। अच्छा। तो वो शुरू में उसका जो रिकॉर्ड था अभी तक किताबों में, वो 2800 मीटर था। अच्छा। कितना था? 2800। अब वो सीधे सीधे हमको 3400 मीटर तो मिल जा रहा है, पीछे खिसक गया, इतने वहाँ तक वो मिलने लग गया। तो दैट इज अ वुडी प्लांट। अच्छा। वेजिटेशन सक्सेशन में ग्रास का ग्रो होना आसान बात है, लेकिन वुडी प्लांट का वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। ऐसे कम से कम मैंने 8 या 9 वृक्ष का आइडेंटिफाई किया वहाँ, जो कि उस क्षेत्र में, मतलब इवन उसमें पाइनस भी है। अच्छा। हाँ, पाइनस, और उसके अलावा ये स्मिथिया, उसमें रोज, सब वुडन टाइप के, ये सब ऊपर धीरे धीरे करके सर, और वो बल्कि हमारा एक ट्री लाइन शिफ्ट हुई। और उसका मेरे पास हमारा एक करंट साइंस में पेपर भी छपा था, बल्कि फ्रंट पेज भी उसे का बना था कि 4200 मीटर पे पहला एरिनीरिया का जो स्पीसीज है वो हमको आइस मेल्ट के बाद तुरंत चट्टानों पे सबसे पहले ग्रो कर 4200 मीटर पे, जबकि हमारा जो स्नो लाइन है वो नीचे है, पर इतने पे हमको प्लांट मिलने लग गए हैं।
तो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग साउंड, समझ गया ना? इसको एक अगर आम व्यक्ति इसको समझना चाहे हाँ। कि ये जो शिफ्ट है हाँ। जिस बारे में आपने बताया कि ये इतना 800 मीटर इसका पीछे चले जाना और 2800 से और 3400 पे इसका वुड का शिफ्ट होना, वो पेड़ मिल गए। पेड़ के मिलना, ये अगर इसको कोई आम नागरिक समझना चाहे कि ये कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो उसको कैसे आसान भाषा में हम समझ? ऐसा है, देखिए, ये प्रकृति का चक्र है, जी। ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। हाँ। प्रकृति में कम से कम 4 बार हिमयुग आए हैं, है ना, और उतनी बार मतलब बिना उसका रहा है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जो हमारा लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा था, जिसको हम बोलते हैं एल्जियम, वो लगभग 1850 साल पहले, 1850 और 2000 के बीच में वो मिलता है हमको, और उसके एविडेंसेस मिलते हैं। तो इसका मतलब इतने तक, जैसे हम बात करें अलकनंदा की वैली में, तो गरुड़ चट्टी, नीचे हनुमान चट्टी तक हमको पूरे बहुत अच्छे एविडेंस मिलता है ग्लेशियर के। तो कहाँ बद्रीनाथ रह गया, कहाँ हनुमान चट्टी रह गया, समझ रहे ना? तो वहाँ तक उसके एविडेंस मिलता है। बल्कि आपको मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें स्टडी की है बेसिकली, और हमने पूरा जीवन इस घाटी में लगाया, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जो टेथियस सागर किसी ज़माने में था, उसके एविडेंसेज आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि जो स्टार फिश, जो 465 मिलियन ईयर्स जिसकी उम्र थी, वो के उसके भी फॉसिल्स मुझे प्राप्त हुए हैं। अच्छा, यस, यहाँ इस वैली में, इस वैली में। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और प्रकृति का ये चक्र है, तो आप लगा लो 450-65, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसका लगभग 465 मिलियन ईयर्स है, वहीं रिकॉर्ड किया है। तो मतलब वो समुद्री जीव के अवशेष, स्टार फिश, वो आज भी मेरे पास है। आई कैन शो यू एनी टाइम इन माई रूम, इट्स विद मी। तो ऐसे कुछ प्रमाण हैं, क्योंकि समय पे पृथ्वी ने बहुत सारे उथल पुथल हुए। कभी समुद्र था, कभी पर्वत बन गया, कभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं आज, ये भी एक कोई डीप था, समुद्र का ही पहाड़ था, है ना, छोटा सा, और आज यहाँ पे शिवालिक और ये सारे बन गए हैं। और आज हमको वो ज़माने के, मेरे को ही खुद 2020 में स्टोगोडॉन गणेशा, हाथी का जो सबसे बड़ा प्रजीव है यहाँ का फॉसिल, वो मेरे को यहाँ करोड़ पार के अंदर मिला है। अच्छा। तो दैट इज अनदर एविडेंस कि यहाँ किस तरह की जीव थे और कैसे करके परिवर्तन आया। तो मतलब समय अंतराल में चेंज हो रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि इसको आज के परिप्रेक्ष्य में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए, आदमी जो है ना, इसको यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ समय के अंतराल में। और उसका उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छा देता हूँ। माणा गांव एक जगह है ना, बद्रीनाथ के पास। तो जब मैं अपने पापा के साथ 1975-76 में जब माणा गांव गया था, तब वहाँ सिर्फ झुग्गी झोपड़ी होती थी और दरख्त की छत होती थी, छोटे छोटे, कोई बड़ा घर नहीं था, नो सीमेंटेड हाउस, नो, बल्कि चिनाई का भी नहीं थे, खाली पत्थर रखे हुए थे, उनके हाँ पत्थर रखे, और उनके ऊपर जो है घास और सीधे सीधे पठाल होती थी तख्त की। तो क्यों होता था? क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी, ठीक है। अब आप चले जाओ, महीने तो बद्रीनाथ में बर्फ़ नहीं पड़ती है, पड़ेगी भी तो 2 दिन गल जाएगी। तो लोगों ने क्या किया, प्रकृति के साथ समझौता करते हुए चद्दर के मकान बनाए, अब सीमेंट के मकान बनाए। और तब जब जूते पहनते, जो आज और हम जूते पहनते हैं ना, फैंसी शूज़, उस ज़माने में बकरी के बालों के, जैसे आपका ये है ना, बकरी के बालों के जूते बनते थे घुटने घुटने तक। नो वन इज मेकिंग नाउ, बिकॉज उसको पहन भी नहीं सकते आप, इतने गर्म होते हो। तो आजकल क्या पहन रहे हैं? सैंडल पहन रहे हो, बद्रीनाथ में आप चप्पल पहन के घूम सकते हो। सी, तो हमारे कल्चर पे उसका कैसे फर्क पड़ा। पहनावा देखिए, पहले द्योखा पहनते था, लवा, पालकी, द्योखा, ये होता था। आज वो पॉलिस्टर की शर्ट है, हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं बद्रीनाथ जी में। तो ये हमने एडजस्ट करना चाहिए। और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कि सर ने इतने बारीक चेंजेस बताए कि हमने वो अडॉप्ट कर लिया और हमें पता भी नहीं चला कि ये कैसे ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा बनते चले गए।
सर बारामासा से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनवायरनमेंट पे बहुत तरह के विमर्श होते हैं और सर ने जितनी बारीकी से ये बातें बताई कि कैसे हम लोग अपने पुरखों से, अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि पर्यावरण के साथ हमारा जो पुरखों का जो रिश्ता था वो कैसे डिटोरिएट हो रहा है। भले ही हम लोग वैज्ञानिक तौर से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुरखे शायद उसको बेहतर समझते थे और हमें कई बार आगे की जगह पीछे भी ज़रूर देखना चाहिए और वहाँ से बहुत सारी सीख हम लोगों को मिल सकती हैं। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी और बारामासा की आपकी टीम को कि मुझे अपने जीवन के कुछ छोटे जो तजुर्बे थे वो आम जन तक अपनी नई पीढ़ी को पहुंचाने का आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बारामासा की यूट्यूब चैनल पर अब आप एक ज्वाइन बटन भी देख रहे होंगे और एक थैंक्स बटन भी देख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की हमें मैसेजेस आए थे कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही माध्यमों से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके मेम्बर बन सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप थैंक्स का बटन दबाकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा baramasa.in की वेबसाइट के थ्रू भी आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहें और देखते रहें बारामासा।